किसके लिए हम काम करते हैं, हमारा दायित्व सबसे पहले वही। और इसीलिए यह सवाल है कि मुजफ्फरपुर में महापाप हो रहा है और पुलिस प्रशासन जो है वो कुंभकर्णी नींद में आखिर क्यों सो रहा है। जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिसकी कहानी फिल्म से बिल्कुल भी कम नजर नहीं आती है। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की पैतृक संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है और सिर्फ यहीं पर यह षड्यंत्र खत्म नहीं होता। ताना बोना इस तरीके से जाता है कि परिवार के लड़की को, नाबालिग लड़की को इस झांसे में फंसाया जाता है, जबरन शादी कराई जाती है, पिता को तिल तिल मजबूर होकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि प्रताड़ना की कोई सीमा नहीं है। ये शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये वो शख्स जिनको पत्नी को अगवा किया जाता है, उन्हें गायब करने के साथ बेटी की जबरन शादी कराई जाती है। और अब ये शख्स ये कह रहा है कि आखिर सरकार और सरकार के अंदर काम करने वाला सिस्टम आखिर किसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। 1 साल से ज्यादा हो गया है पॉक्सो के तहत मामले को दर्ज किए हुए, लेकिन कार्रवाई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। मनोबल दबंगों का कह लीजिए, शराब तस्करों का कह लीजिए, इस कदर बढ़ा हुआ है कि ये परिवार इस कष्ट में भी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उसकी संजीदगी के लिए लड़ रहा है। लेकिन वो प्रशासन जो आम जनता के लिए काम करने के दावे करती है, वो इस पर लीपापोती आखिर क्यों कर रही है। मेरी जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से। नाबालिग है। हाँ, वह आधार को सुधरवा के वह उम्र का बनवा लिया है। इनका पिछले लगभग 1 साल से जो चल रहा है, यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है, मारपीट करना, खाना नहीं देना, बहुत बुरे हालात में है। हम लोग हैं यहाँ पे कि ये आदमी बचा हुआ है। गौरव जी को बहुत टॉर्चर करते हैं, सब मार पिटाई करते हैं, कभी हंटर से मारते हैं, मीन बेल्ट से। कौन लोग? इनके जो लड़की के जो हस्बैंड है, विक्रम नाम का गुंडा है। मतलब जहाँ भी पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है, उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो पीड़िता को बरामद करना है, क्योंकि जब तक पीड़िता बरामद नहीं होगी तब तक चिकित्सकीय जांच, साक्ष्य, परिस्थिति जन साक्ष्य वगैरह ये पुलिस के पास नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, ये वो पड़ोसी हैं, ये वो जानने वाले हैं जो ये जानते हैं कि आखिर किसके लिए खड़े हैं और किसके खिलाफ खड़े हैं। इसके बावजूद ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रही है। और हमारे साथ अधिवक्ता संगीता शाही जी जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार पर। संगीता जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि मामला पॉक्सो के तहत 1 साल पहले दर्ज हुआ है, तो न्याय की उम्मीद इस मामले से ही शुरू होगी। आपसे जानना चाहूंगी कि इस मामले के तहत क्या कुछ प्रावधान है, और अगर इस पर अनदेखी या अनसुनीपन की जा रही है पुलिस की तरफ से, तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है। जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पॉक्सो एक्ट जो है पीड़ितों के लिए, जो कि नाबालिग लड़कियां हैं, उनके लिए दुष्कर्म और यौन शोषण उनके लिए स्पेशली बनाया गया था, ताकि महिलाएं जो कमजोर है, पीड़ित है, जो नाबालिग बच्चियां उनके साथ यौन शोषण हो रहा, उन सबको एक एक्ट के तहत न्याय मिल सके। तो विशेषकर इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया था और इसकी समय सीमा निश्चित की गई थी। आपको याद होगा, निर्भया कांड के बाद सरकार के द्वारा कुछ संशोधन भी किए गए थे पॉक्सो एक्ट में, जिसके तहत एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई थी कि अनुसंधान इतने दिन में पूरा होगा, पुलिस चार्जशीट 90 दिन के अंदर में कर देगी, कोर्ट का ट्रायल पूरा होगा, अपराधियों को सजा मिलेगी। इससे क्या होगा कि लोगों का न्याय के प्रति विश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल संगीता जी, ऐसे में मेरा ये सवाल है कि चूंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, तो आखिर जब ये टर्म्स कंडीशन इसमें तय किए गए हैं, तो फिर इस मामले में अगर कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जाती है तो क्या प्रावधान है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि समय सीमा के अंदर अनुसंधान कर देना है पुलिस को, और ये मामला तो अनोखा मामला है जिसमें कि आज तक पीड़िता को पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठते हैं, और पुलिस जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके ऊपर भी कार्रवाई इस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अगर पीड़िता बरामद नहीं होगी तो फिर वैज्ञानिक साक्ष्य जो है और भी परिस्थिति जन साक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य, ये सभी के अभाव में किसी भी लोक अभियोजक को
सजा दिलाना काफी मुश्किल हो जाएगा। संगीता जी आप ये कह रही हैं, संगीता जी आप ये कह रही हैं कि यानी कि जितना वक्त लंबा खींचेगा, जिसमें इतना वक्त लिया जाएगा, यानी साक्ष्य जो सबूत है वो धीरे धीरे नष्ट होंगे और ये मामला उतना कमजोर होता जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत में आप देख रहे हैं कि सजा की संगीता जी मैं आपके पास आऊंगी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप कहीं मत जाइएगा। फिलहाल हम सीधे रुख करेंगे सहयोगी आनंद अमृतराज का। आनंद क्या कॉल लग गई है, जयंतकांत को कॉल लग गई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल विभा मंत्री पूर्व मंत्री हैं, वो बात कर रहे हैं, हम अब सीधे आपको सुना रहे हैं। नहीं, एक जयंत जी हम लोग एक चाहते हैं आपसे, नहीं इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मामला को जो मीडिया में इतनी हाईलाइट आज किया गया है और हम लोग की बयान पर हम लोगों ने बहुत तरह कहा कि नहीं वरीय पदाधिकारी की जानकारी होगी तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। एक हम चाहते हैं आप इसको पूरी जानकारी लेकर एक प्रेस ब्रीफ जरूर मीडिया की जो ये शिकायत है कि हाँ उसको करवा जान सकते और प्रेस में इसको जगह तो हम लोग किसी भी शामिल में हमको लोग समझौता नहीं करते हैं और जो इच्छा होगा हम कार्रवाई करें। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए अजय कुमार जी ने अभी कुछ देर पहले बात किया मुजफ्फरपुर के एसपी से, क्या कुछ बोला सर उन्होंने? नहीं, एसपी ने कहा कि मैं बाहर था सर, मैं इसको ये मामला 1.5 साल का है और ये पूरी तरह से एक भूमिहार और एक यादव लड़की का मामला है और ये बात हम लोग के जहन तक नहीं आई है। मैं सिटी एसपी को बोला हूँ तुरंत जाके विशेष जानकारी लेकर के उसमें क्या तथ्य है, एक नई बातें शराब माफिया का जो पहले उसमें नहीं था, तो ये पूरी तरह से हम जानकारी लूंगा, जानकारी लेकर कार्रवाई करेंगे और मीडिया में मैं ब्रीफ भी करूंगा और मैंने जो कहा कि आप मीडिया को बताइए इस प्रकार की मामला का। न्यूज 18 ने सर जिस खबर को लगातार मुहिम के तौर पर रखा, अब आपको लगता है कि उस खबर को देखने के बाद हरकत में आई मुजफ्फरपुर? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरी तरह से वो सीरियस हैं कि सर मुझे जब जानकारी मिली तुरंत सिटी एसपी को मैंने बोला हूं और आज पूरी जानकारी लेकर के मैं कार्रवाई भी करूंगा और मीडिया में ब्रीफ भी दूंगा। तो भी भाई ये देखिए न्यूज 18 की खबर का असर है कि हम लोग लगातार जिस खबर को दिखा रहे थे और आखिरकार जो पूर्व मंत्री है जय कुमार सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने पहल किया और मुजफ्फरपुर के एसपी से उन्होंने बातचीत किया कुछ देर पहले और उन्होंने पूरी जानकारी दी जय कुमार जी को। मैं एक बार फिर से दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जय कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर के एसपी से बात किया तो इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना था। सर एक बार जो हमारे दर्शक फिर से भी जुड़े होंगे उन्हें बताइए कि क्या कुछ बोला आपने और क्या कुछ। बहुत एसपी ने बहुत सहजता से, बहुत सीरियस और बहुत कहे कि सर मैं इससे बहुत सॉरी हूँ कि अभी तक मुझे जानकारी ये बात को नहीं आया, निचले स्तर पर रहा, लेकिन आज मैं जब इस बात की आप कह रहे हैं तो मैं और मीडिया में भी देखा हूँ न्यूज 18 में, मैं सिटी एसपी को बोल दिया हूँ पूरी इस मामला को कलेक्ट करके लाएगा, जिस प्रकार की कार्रवाई करनी होगी उसमें एक भी मिनट की संकोच नहीं होगी, कार्रवाई की जाएगी। और मैं मीडिया को मैंने कहा कि इस बात को मीडिया में आप पूरी तरह से बताइए, मीडिया ने उजागर यदि की है तो मीडिया इसकी जानकारी हासिल करना चाहती है तो आप ब्रीफ करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस जानकारी हासिल करने के बाद तुरंत मैं मीडिया में ब्रीफ भी कर। यानी कि उन्होंने कहा कि न्यूज 18 पे खबर देखा उसके बाद उन्होंने अपने जो कनीय अधिकारी उन्होंने निर्देश दिया। बिल्कुल वो बोले कि हमें जो इस जहन में आई है, इसमें मैं निश्चित रूप से इसमें न्याय दिलाएंगे और इसमें किसी प्रकार की कोताही हमारे स्तर पर नहीं बरती जाएगी। तो देखिए विवाह जिस की पहल हमने की थी और जो शुरुआत हमने की थी, लगातार हम इस खबर को दिखा रहे थे कैसे एक नाबालिग लड़की के साथ जो व्यवहार हुआ और कैसे पीड़ित और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा था, लगातार हम इस मुहिम में थे और आखिरकार मुजफ्फरपुर के एसपी हरकत में आए और जय कुमार सिंह बिल्कुल हमारे साथ अधिवक्ता जो वकील है संगीता शाही जी। संगीता जी आप भी सुन रही होंगी कि एसएसपी ने हमारे कॉल को तो नहीं उठाया, लेकिन जो दबाव हमने बनाया कि आखिर आप इसीलिए तो बैठे हैं, इसीलिए तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है। सूबे के मुखिया ये कहते हैं
कि कॉल जाने पर आपको कॉल उठाना है, उस पर आपको संज्ञान लेना है और तब तो सही और गलत का फर्क आप कर पाएंगे। पूर्व मंत्री की तरफ से कॉल लगाया जाता है, हालांकि उन्होंने कॉल उठाया और यह कहा है कि न्यूज 18 पर जब खबर चल रही है तो उस पर अब सिटी एसपी को जांच का जिम्मा दिया गया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित को तब तक हम इस खबर पर बने रहेंगे और बताएंगे कि देखिए ये सिर्फ और सिर्फ दावों की बात नहीं है, आप जनता के हित के लिए बैठे हैं। जनता को अगर परेशानी होगी, आम पब्लिक अगर इस बात से परेशान हो रही है कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पाती है, आवाज पहुंचती है तो उसे दबा दिया जाता है, तो फिर आपकी ड्यूटी करना बेकार है। और इसीलिए सवाल बार बार उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, मेरा सवाल, आनंद आप तक मैं पहुंचूं उससे पहले संगीता जी जरा मुझे ये बताइए कि क्या सचमुच ये मामला चूंकि अब जाकर शराब तस्करी से जुड़ता है, शराब माफिया से जुड़ता है, इसलिए नेग्लिजेंस की गई या जानबूझकर नेग्लिजेंस की जा रही थी? जी, ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी जानकारी के अभाव में भी, क्योंकि पीड़ित पक्ष ने अगर मुकदमा दायर किया है तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी ड्यूटी करे और जो प्रावधान एक्ट के तहत बने हुए हैं उसमें कार्रवाई करे, पीड़िता को बरामद कर उसकी मेडिकल जांच कराए, उसके साथ साथ उसको तमाम चिकित्सकीय सुविधा, आर्थिक सुविधा प्रदान करे। तो इस मामले में ये देखा गया है कि नहीं लगता कि देखिए एक मामला, चलिए मान लिया जाए शराब तस्करी का तर्क अगर मैं मान भी लूं कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी, तो ये जानकारी लेना भी आपकी ही ड्यूटी थी, वहां पर भी लापरवाही हुई। दूसरी तरफ एक नाबालिग जो कि पीड़ित के तौर पर, मां के तौर पर देख लिया जाए, वो गायब है, उसकी बरामदगी के लिए आप किसका इंतजार कर रहे थे? सही बात है कि मेरा भी यही मानना है कि अगर कोई भी मामला संज्ञान में पुलिस को आता है तो पुलिस के पास तमाम अवसर मौजूद है, साधन मौजूद है, इसके तहत पीड़िता को बरामद करना चाहिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लोगों के दिलों में न्याय के प्रति विश्वास कैसे जगेगा? अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कि पुलिस अनुसंधान धीमी गति से चल रहा है, इसके कारण लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था के प्रति कम होता जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस को भी पूरी ये उम्मीद है उनसे और ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अविलंब न्याय मिले, क्योंकि जब न्याय मिलेगा तभी लोगों की आस्था इस व्यवस्था में आएगी। बिल्कुल, इस व्यवस्था में भरोसा, यकीन बना रहे, इसके लिए न्याय मिलना जरूरी है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि न्यूज 18 जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाएगा इस बड़ी खबर पर लगातार बना हुआ है। बहुत स्वागत है। और बड़ी खबर इस वक्त भोजपुर से आ रही है, जहां पर बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। 2 घंटे के अंदर गोलीबारी की तीसरी बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। आरा गढ़हनी के बाद बिहिया में गोलीबारी की गई है। करजा गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी की गई है। गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया है। तीनों घटनाओं में 5 लोग जख्मी हुए हैं। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां पर भोजपुर में बदमाश किस तरीके से बेखौफ है। 3 घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, 5 लोग जख्मी होते हैं, लेकिन अपराधी गिरफ्त में नहीं है। 2 घंटे के अंदर गोलीबारी की ये तीसरी घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने। आरा बढ़हनी के बाद बिहिया में गोलीबारी की गई है। और इस घटना की अगर बात की जाए तो जमीन विवाद इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। करजा गांव की घटना में जमीन विवाद वजह सामने आ रही है और गोली लगने से एक शख्स जख्मी भी हुआ है। तो 3 घटनाओं की अगर हम बात करें, जिसमें आरा बिहिया ये सभी जगहों पर 5 लोग जख्मी हुए हैं। और इसके बाद अब सवाल ये कि घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी, अपराधियों को डर कैसे लगेगा, क्योंकि घटनाओं को देखने के बाद कहीं नहीं लगता कि अपराधी जो है वो डर रहे हैं, उनके अंदर कोई खौफ नजर आता है। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या कर रही है पुलिस? घटनाओं पर अगर रोक नहीं, लगाम नहीं, तो फिर सवाल ऐसे ही होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं या कहे तो भोजपुर में गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही है, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि पुलिस के अपराधी में कोई खौफ नहीं है। लगातार 12 घंटों के भीतर चौथी घटना है ये, जिसमें गोलीबारी की घटना में तकरीबन 6 लोग जख्मी हो गए हैं। बिहिया के दावा के पास बीती रात एसएसबी जवान को गोली मारी जाती है। उसके बाद लगातार 2 घंटे के भीतर 3 जगहों पर अगियाओं गढ़हनी के पुसवा और आरा शहर के नवादा थाना इलाके में लगातार गोलीबारी की वारदात हो रही है। इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि अपराधियों में जो है पुलिस का खौफ नहीं है और लोग सुरक्षित नहीं है। किसी भी एक मामले में अपराधी गिरफ्त में है क्या? अभी तक ये जो 4 मामले हैं, जो 12 घंटे के भीतर 4 आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उसमें कोई भी अभी जो अपराधी है या आरोपी है वो गिरफ्त में नहीं आ पाया है पुलिस के।
फिलहाल पुलिस जो है अपनी कार्रवाई में लगी है, लोगों की गिरफ्तारी में लगी है, आरोपियों की गिरफ्तारी में, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हर घटना के बाद पुलिस की तरफ से जो जवाब आता है कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। वहीं आरा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बाइक सवार एक युवक को गोली मार दी है। अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए हैं। घटना नवादा थाना इलाके के विष्णु नगर की है। हालांकि अपराधियों की ओर से चलाई गई गोली टारगेट को न लगकर युवक के बदन को छूकर निकल गई। भगवान की कृपा रही इस युवक के ऊपर कि उसे ये गोली छूकर निकल गई, उसे लगी नहीं। युवक जख्मी जरूर हुआ है। जख्मी युवक का नाम अहम यादव बताया जा रहा है। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर से भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया। हत्या के एक आरोपी की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी है। बेगूसराय में इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी की पीट पीट कर हत्या की गई है। आरोपी ने महिला के घर में घुसकर गोली मारी। दरअसल बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी और हत्या को अंजाम दिया। मौके से हालांकि वो भागने लगे। रास्ते में भीड़ ने आरोपी को पकड़ा, जमकर पिटाई की गई और मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की सूचना पर सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल, खोखा और आरोपी की क्षतिग्रस्त बाइक को बरामद किया है। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और रास्ते को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। बात तेजस्वी यादव की, जिन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कहकर बिहार की सियासत को इस वक्त गरमा दिया है। तेजस्वी के इस दावे को जेडीयू ने खारिज किया है। साथ ही यह दावा भी किया कि आरजेडी में जल्द ही एक बड़ी टूट होने वाली है। वहीं आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी राज्य की राजनीति को समझते हैं और इसीलिए ये कह रहे हैं। इधर कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है तो बीजेपी ने तेजस्वी को आत्मचिंतन की सलाह दे डाली है। रणछोड़ तेजस्वी यादव थे, रन के मैदान से भाग जाते थे। अभी भविष्यवक्ता तेजस्वी यादव जी ऐसा बयान देकर कि 1 साल में चुनाव हो जाएगा, अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं को बांधने के लिए ऐसा अनर्गल बयान देते हैं। अपने घर को बचाने के लिए उनके घर में आग लगा हुआ है। कब पार्टी टूट जाएगा, कितने विधायक टूट जाएंगे, कब इनके नेता भाग जाएंगे, इनको एहसास है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी बिहार के जननायक हैं। ये बिहार की जनता भी मानती है और जो सरकार में है उनके पास भी ये बात स्थापित हो गई है कि अगर बिहार का कोई जननायक है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हैं। इनकी सभाओं को आप देख लीजिए, लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। और अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव की संभावना है तो चुनाव की संभावना है। ये सरकार की धड़कन को भी समझते हैं और जनता की मांग को भी। अब जिस तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, अभी कोई एस्ट्रोलॉजी तो इसमें हो नहीं सकता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसे ही सोचेगा कि ये चलेगी नहीं सरकार। और जिस तरह का अंदरूनी अंतरकलह है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, तो सबको लगता है कि बीच में चुनाव होगा। देखिए, माननीय तेजस्वी जी को पार्टी की समीक्षा नहीं, उनको समीक्षा की जरूरत नहीं, आत्मचिंतन की जरूरत है। उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से वो बयानवीर बनते जा रहे हैं, बयानों की झड़ी लगा रहे हैं, उससे कहीं भी बिहार के विकास का कोई वास्ता नहीं है। और मध्यावधि चुनाव नहीं, उनको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड में जहां पूरा बिहार घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है, वहीं बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने पैतृक गांव में सर्दियों का मजा ले रहे हैं। जी हां, एंजॉय करते हुए आपको पंकज त्रिपाठी नजर आ जाएंगे अपने गांव में, अपने खेत खलिहान में। पंकज त्रिपाठी के गांव पहुंचने की सूचना के बाद सुबह से ही उनके घर पर फैंस जो उन्हें चाहते हैं उनका तांता लगा हुआ है। युवा अपने चहेते अभिनेता के साथ सेल्फी ले रहे हैं। सर्दियों में अपने गांव आए पंकज त्रिपाठी ने न्यूज़ 18 से अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में विस्तार से बातचीत की। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपने गांव में हैं। वो पिछले कई दिनों से अपने गांव में हैं और हम उनसे खुद आज मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि उनकी क्या एक रणनीति है। बताइए सर, आप कई दिनों से गांव में हैं। हाँ, अच्छा शब्द इस्तेमाल किए, क्या रणनीति है। रणनीति तो हम लोगों का कुछ नहीं होता है। हम गाँव में माँ बाबूजी से मिलने आए थे। ये मुंबई में ऐसा ओस नहीं दिखता है, फॉग, इतनी ठंड।
तो बहुत सालों बाद ठंड का आनंद लेने आए थे, छुट्टियां थी, तो बहुत ही निजी एक यात्रा है माँ पिताजी से मिलने की। तो अभी हम लोग देखें कि कई लोग, सैकड़ों लोगों की भीड़ लगा हुआ है सेल्फी लेने के लिए। पहले आप आते थे तो क्या इस तरह की भीड़ रहती थी, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, पहले तो हम बहुत कम दिनों के लिए आते थे। इस बार दिन लंबा हो गया तो धीरे धीरे लोगों तक खबर पहुंच गई, तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई। सबको प्रेम से, कोविड का समय है तो थोड़ा प्रिकॉशन भी लेना है, तो उस लिहाज से हमने जितना हो सकता है तस्वीर खिंचाया, प्रणाम किए सबको। क्या समाज जब किसी को एक्सेप्ट करता है तभी वो अभिनेता बनता है। तो ये वही दर्शक वर्ग हैं और हमारी प्रयास होती है कि हम दर्शक को सूझी दर्शक बनाएं, एक विद्वान दर्शक बनाएं। तो सर, आपके आगे आने वाली कौन कौन सी फिल्में हैं? अभी क्रिमिनल जस्टिस आएगा 24 को, और शकीला आएगी, एक फिल्म है जो यहाँ भी लग रही है शायद, और उसके बाद आएगा कागज नेक्स्ट वीक में, जो सलमान खान साहब ने प्रोड्यूस किया है, सतीश कौशिक डायरेक्टर हैं उसके, और बहुत अच्छी फिल्म है वो कागज, उसमें लीड रोल में हूँ, तो उसके लिए इंतजार है। सर, मुंबई में और यहाँ में क्या कुछ बेसिक अंतर आपको नजर आया? कई दिनों से आप यहाँ पर हैं। ठंड का बेसिक अंतर तो मौसम का है, और बाकी क्या है, घर है तो अच्छा ही लगता है और थोड़े दिन रुक जाओ। तो जाहिर तौर पर जब गोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तब मशहूर फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दोनों सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।